गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं निर्देशन की जो विधियां हैं हम उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं उनके निर्देशन के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इससे पहले हम एक अनुस्थिति रीडिंग स्किल को देख चुके हैं, फिर केस स्टडी को देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण या निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बालक की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की जाती है, या उपचारात्मक विधि कह सकते हैं, इसको शिक्षण कह सकते हैं। तो इसमें ये है कि एक बालक की जो समस्याओं को हम ज्ञात करते हैं, किसके माध्यम से? निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की मूल समस्याओं की जड़ तक जाने का प्रयास करते हैं कि उसकी मूल जो दिक्कत या समस्याएं हैं वो क्या है। तो उपचारात्मक से विधि के ऊपर जाने से पहले हम निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक विधि के बारे में समझेंगे या इसके अर्थ को जानेंगे। तो इसके अर्थ को हम देखेंगे योकम और सिम्पसन की परिभाषा के आधार पर हम इसे समझेंगे। इनके अनुसार निदान परीक्षण वह उपकरण है वह उपकरण है जो शिक्षा वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने के और यथासंभव उस कठिनाई के कारणों को व्यक्त करने के लिए रचा गया है। निदानात्मक परीक्षण के रूप में निदानात्मक विधि या निदानात्मक उपकरण को परिभाषित करते हुए योकम और सिम्पसन ने कहा है कि निदानात्मक परीक्षण वह उपकरण है, यह एक प्रकार का उपकरण है। इसको हम विधि के रूप में जब उपयोग में लाते हैं तो यह एक उपकरण के माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण
शिक्षण वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाई, किसका पता लगाया जाता है? छात्रों की कठिनाई को ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो अध्ययन करता है, या शिक्षा वैज्ञानिक कहो चाहे इसे अध्ययन करता कहो, कि इसके द्वारा छात्र या जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और यथासंभव यानी कि जितना संभव हो सकता है उस कठिनाई के कारणों को व्यक्त किया जाता है। कठिनाई का पता लगाना और उसके कारणों को ढूंढने का कार्य निदानात्मक उपकरण या निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जब हम उपचारात्मक विधि तक पहुंचते हैं, उपचार करने की बात करते हैं, तो उपचार से पहले हमें उसकी कठिनाइयों का पता होना चाहिए, तभी तो हम उपचार कर पाएंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले निदान करता है, यानी कि आपकी कठिनाई के बारे में जानता है, सारी जांच करता है, उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देता है। वही चीज यहाँ पर है कि जब हमें किसी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को निर्देशन प्रदान करना है या निर्देशन की प्रक्रिया हम उपयोग में ले रहे हैं, तो कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पर पहले हमें उसकी कठिनाई को जानना आवश्यक है। अर्थात हम पहला जो उसमें है, हम उसकी बालक की समस्या या कठिनाई को पता करेंगे, निदान के माध्यम से उसकी जानकारी हमें हासिल करेंगे। अब उसके बाद में जब हम उसकी कठिनाई का पता लगा पाते हैं या हमें उसकी कठिनाई सामने निकल कर आ जाती है हमारे सामने, तब हम उसके अनुकूल उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो समस्या है, समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है, फिर उन कारणों का निदान करने का प्रयास, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो फिर निदानात्मक के बाद अब हम देखते हैं उपचार। तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, निदानात्मक की जो है डिटेल हमारे यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल रूप से हम यहाँ पर किस विधि का उपयोग कर रहे हैं? हम उपचारात्मक विधि का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हमें उपचार को विशेष टारगेट करना। लेकिन उपचार को समझने से पहले, क्योंकि हम उपचार में सीधी बात करते हैं कि कठिनाइयों का निदान किया जाता है, समाधान वहाँ पर उसका हल सुझाया जाता है। तो ये कठिनाइयों का पता कहाँ से लगता है? वो पता लगता है आपको निदानात्मक परीक्षणों के माध्यम से। अब बात आती है उपचारात्मक। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? अगर हम कहें कि यहाँ पर हम शिक्षण कार्य करते हैं, उपचारात्मक जो विधि है इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ में देखिए हम क्या क्या देखते हैं उसमें, हम सुधार कार्य करने का प्रयास करते हैं। सुधार कार्य किसमें? छात्रों की कमियों, दोष, छात्रों की कमी, दोष, कठिनाई, यानी कि छात्र में सुधार करते हैं। किसका? या तो उसकी कोई कमी है, या तो उसमें दोष विद्यमान है, या उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई है। इसका पता लगाकर और फिर उसमें सुधार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, या उसके लिए उसे सुझाव या निर्देशन प्रदान किए जाते हैं। इसीलिए जब हम उपचारात्मक विधि का उपयोग करते हैं तो उस विधि में हम सीधी बात कि उसका इलाज करने का कार्य करते हैं। निर्देशन की समस्त प्रक्रिया में यह है कि जैसे बालक को कोई कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई का समाधान क्या है, पहले तो वो सुझाया जाएगा कि क्या समाधान हो सकता है, फिर समाधान की प्रक्रिया क्या होगी। अब समाधान यानी कि समाधान के लिए हमने कोई कार्य सुझाया है, तो उस कार्य की प्रक्रिया किस तरह से होगी, वो क्या है, किस तरह से उसका समाधान किया जा सकता है, उसको लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अर्थात कि हम एक उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से या उपचारात्मक निर्देशन के माध्यम से बालक की समस्या, कमी या दोषों
किसी भी प्रकार की, चाहे व्यक्तिगत समस्या है, चाहे सामाजिक समस्या, सामूहिक समस्या है, या यूँ कहा जाए कि शैक्षिक समस्या है, विषयगत समस्या है, विकास की दृष्टि से लेकर कोई समस्या है, उन सब के निदान के लिए उपचारात्मक विधि का उपयोग किया जाए। अब इसका उपचारात्मक प्रक्रिया की जो विधियां हैं, इसका जब उपयोग करते हैं, इसको किन किन विधियों के माध्यम से उपचारात्मक विधि, इसमें हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम उपचार सुझाने की बात तो हम कर रहे हैं कि हम उपचार कर रहे हैं। उपचार के लिए भी तो उसको कोई एक निश्चित क्रम या एक निश्चित विधि का हमें उपयोग करना होगा। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन कौन सी विधि का हमें उपयोग करना होता है या हम करते हैं। तो इसमें है अनुवर्ग शिक्षण। सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो इसमें आ जाती है अनुवर्ग शिक्षण, यानी कि इसमें अनुवर्ग शिक्षण में क्या किया जाता है? अनुवर्ग शिक्षण में कक्षा को छोटे छोटे वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि कक्षा को हम छोटे छोटे वर्गों में बांट देते हैं। जैसे एक कक्षा के अंदर 30 छात्र हैं, तो हम 30 के 30 छात्रों को एक साथ नहीं लेंगे, हम इनको 5 से मतलब 7 या 10 के समूहों में छात्रों को बांट देंगे, यानी कि 3 से 7 समूह हम बना देंगे। अब उसके बाद में हम बालक के व्यक्तिगत, क्योंकि जब समूहों में बंट जाते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान में रखा जाता है कि कठिनाइयों का समाधान, यानी कि यहाँ पर छात्रों की जो कठिनाइयाँ, इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि कुछ समान परिलक्षित होने वाली समस्याएं, यानी कि क्योंकि हर बालक को समस्या एक जैसी नहीं होती है, तो जो एक समान दिखाई दे रही है नहीं, लेकिन दिखाई प्रतीत हो रही है, ऐसे हम समूहों को अलग अलग बांट देंगे। अब उनकी, क्योंकि जब छोटे समूह में बढ़ जाते हैं तो ऐसे में उनके ऊपर ध्यान देना आसान होता है और उनकी समस्याओं को खोजना आसान हो जाता है, उनका निवारण करना आसान हो जाता है। इसीलिए उपचारात्मक शिक्षण में सबसे पहला जो है अनुवर्ग शिक्षण में कक्षा को छोटे छोटे भागों में बांटकर और फिर बच्चों की समस्याओं को पता लगा के और फिर उनका उपचार करने की व्यवस्था की जाती है। अगर हम सामूहिक रूप से संपूर्ण कक्षा के बीच में कार्य करते हैं तो निश्चित है कि हो सकता है कि आपके, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं, उनमें शिक्षक की बात छात्र तक ना पहुंच पाती हो, या बालक को कक्षा के बीच में सभी छात्रों के बीच में कुछ भी कहे जाने, समझाए जाने में भी शायद बुरा लग सकता है, या उसको वो चीज ठीक ना लगती हो, तो वो और विकास करने के बजाय और अधिक पिछड़ने लगेगा। इसलिए अनुवर्ग विधि जो है वो एक बहुत उपयोगी विधि है, जिसमें कि छात्रों की जो जितने भी छात्र वहां बैठे होते हैं लगभग सबकी समस्या एक ही जैसी होती है, तो ऐसे में छात्रों को न तो शर्मिंदगी महसूस होती है और बल्कि छात्र उसमें सुधार करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए और एक दूसरे को प्रेरित करते हुए उसमें सुधार करते हैं। कहने का मतलब कि जब छोटे समूह में बात होती है तो वो बहुत एक निर्देशनकर्ता के लिए भी आसान हो जाता है किसी भी समस्या को समझना और उसके निदान का उपचार करने का जो प्रयास है वो करना आसान हो जाता है। दूसरी बात आती है स्वामित्व अधिकार। स्वामित्व अधिकार यानी कि यहाँ पर स्वामित्व कैसे प्राप्त हो सकता है इस पर बात की जाती है। तो यहाँ पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, यानी कि किसी भी, जैसे ये अमूमन जो होता है किसी समस्या यानी कि जैसे शैक्षिक समस्या है, बालक को किसी विषय या में
शिक्षण में कोई समस्या है तो वहां पर उसी विषय में, उस विषय को कमजोर जिस विषय में है, जैसे कि अंग्रेजी अधिकांश बालकों की कमजोर होती, तो अब अंग्रेजी पर स्वामित्व प्राप्त करने के लिए यहाँ पर स्वामित्व अधिगम जो है विधि का उपयोग किया जाता है। उसमें कैसे, इस विधि का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसमें यह है कि सबसे पहले विषय वस्तु को अलग अलग इकाइयों में बांटा जाता है, यानी कि उसे प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, 4, 5, 6, यानी कि भले ही चाहे ये एक प्रकरण है लेकिन उसको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। उसके बाद में इसके उद्देश्य, ठीक है ना, फिर इनके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि संपूर्ण विषय वस्तु के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि ये प्रकरण निर्धारित कर लिए गए। अब इन प्रकरणों के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि आप लोगों की दैनिक पाठ्य योजना का आप निर्माण करते हैं उस तरह से, तो उसमें इनके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और फिर बाद में इन पर स्वामित्व प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। यानी कि अब कैसे कि यहाँ पर ये कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है तो एक पर कितना उसने आधिपत्य प्राप्त किया है, यानी कि इसमें कितना प्रतिशत उसने उन्नति की है, इसका पता लगाया जाता है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में जो विषय कठिन है, जो टॉपिक कठिन होता है, तो जैसे उसमें बालक ने केवल 50% प्रगति की है, उन्नति की है या अंक प्राप्त किए हैं, ये अभ्यास बार बार दोहराया जाता है ना, इसको हम यूं कह रहे हैं, इसको बार बार दोहराया जाता है। और कब तक, जब तक कि 85% तक की सफलता हासिल ना हो जाए। प्रयास ये हो कि 85% तक की जब सफलता प्राप्त हो जाती है तब तक उसके लिए अभ्यास या उसको प्रयास करवाए जाने चाहिए। अब जैसे निर्देशन की प्रक्रिया है, तो हमने जैसे पहली बार उसको निर्देशन प्रदान किया, उसका परिणाम हमको केवल 25% प्राप्त हुआ, फिर दोबारा उसको गाइड किया, फिर दोबारा गाइड किया। हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा स्वामित्व अधिगम में कि उसको 85% तक के रिजल्ट उसके प्राप्त हो जाने चाहिए या हमें वो प्राप्त होने चाहिए। यानी कि विषय वस्तु को इकाइयों में बांटा गया, ठीक है, फिर उद्देश्य निर्धारित किए गए, उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में बार बार इसकी पुनरावृत्ति कराई जाती है, बार बार उसका अनुरूप स्वामित्व निर्धारित करने के लिए उसे अभ्यास के लिए बार बार प्रयास कराया जाता है, जिसमें कि 85% तक की उसकी सफलता को निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पर इस बात का प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर प्रत्येक का जो परीक्षण है इसका सामूहिक परीक्षण किए जा सकते हैं या इनमें सामूहिक परीक्षण किए जाते हैं। प्रत्येक इकाई का सामूहिक परीक्षण करना होता है। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, या हमने यूं कहे कि छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर पाठ को समझाया है, तो जब हमने सामूहिक समझाया तो हम परीक्षण भी और उसका मूल्यांकन निरीक्षण भी हम सामूहिक ही करेंगे। फिर बाद में आता है निष्पत्ति परीक्षण द्वारा स्वामित्व को ज्ञात करना और पुनर्बलन देना। अब इस सामूहिक परीक्षण के द्वारा परिणाम को ज्ञात किया गया, ठीक है, यानी कि पहली अवस्था में हमने छोटी इकाइयों में बांटा था, है ना, पाठ को छोटी इकाइयों में बांटा था, फिर इनके उद्देश्यों को निर्धारित किया था, फिर इनका निर्देशन प्रारंभ किया था, जिसमें प्रयास ये था कि 85% तक हमको परिणाम प्राप्त हो। फिर इस 85% के बाद में ये प्रयास किए गए कि उनका सामूहिक परीक्षण लिया गया। सामूहिक परीक्षण के बाद में इसके पुनः परिणामों को क्या किया गया और पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है ना, पुनर्बलन दिया जाता है, यानी कि पुनर्बलन के बिना छात्रों को जो कहना चाहिए, हम अगर पुनर्बलन नहीं देते हैं तो हम छात्रों को आगे और कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर
इसीलिए ये पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन के बाद में पुनः उसको ये कहा जाए कि स्वामित्व प्राप्त अगर तब तक नहीं होता है, इस अवस्था में भी अगर उसको स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है ना, इस अवस्था में भी स्वामित्व नहीं मिलता है, तो फिर स्वामित्व प्राप्त नहीं हो पाता है, तब हम दोबारा इसका निदानात्मक परीक्षण करते। स्वामित्व प्राप्त न होने पर पुनः निदानात्मक परीक्षण करते। यानी कि हमारा अभ्यास यही रहेगा, हमारा प्रयास इसमें यही रहता है कि किसी भी तरह से हम बालक तक के स्वामित्व तक पहुंचे और इसमें परिणाम जो ज्ञात होते हैं 85% तक की हम देखते हैं। अब ये चीज कैसे होती है कि हम सामूहिक परीक्षण लेते हैं, परीक्षण मतलब इस लेवल तक कैसे पहुंचना है बालक, तो उसके लिए क्या करते हैं, सामूहिक परीक्षण लेते हैं। परीक्षण के आधार पर उसके परिणामों को ज्ञात करते हैं, परिणामों को ज्ञात करके और उसके पुनर्बलन की व्यवस्था हम करते हैं। अच्छा किया तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, अच्छा नहीं किया है तो भी उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं और स्वामित्व प्राप्ति का प्रयास करते हैं। नहीं होता है तो उसका कारणों का पता लगा के हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं और फिर बाद में समाधान के इसके बाद पुनः सुधारात्मक मतलब अनुक्रिया, अनुदेशन, अनुक्रिया आदि के माध्यम से हम उसमें सुधार के प्रयास करते हैं। किसी भी तरह से प्रयास यही रहता है कि 85% तक के उसके सुधार संभव हो जाए या यूं कहा जाए कि उसमें सुधार आना चाहिए, यानी कि परिणाम वो उस इकाई का 85% अगर उस समय देता है तो फिर आगे चल के भले ही चाहे कम होगा लेकिन वो बहुत अधिक कम नहीं होगा, यानी कि 70 से ज्यादा नीचे नहीं आएगा। इसीलिए ये स्वामित्व आधिपत्य में पूर्ण रूप से यह कहा जाए कि स्टेप बाय स्टेप सारे प्रयास किए जाते हैं। वापस समझिए कि स्वामित्व आधिपत्य में सबसे पहले ये होता है कि एक सामान्य शिक्षण कार्य किया जाता है, जो पाठ है या जो क्रिया है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर और हर एक भाग के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उसके आधार पर फिर उनको सामूहिक रूप से शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षण कार्य के बाद में ये अनुभव क्या ये मानकर चला जाता है कि बालक ने जितना समझाया गया है उतना अर्जित किया है। फिर बालक को एक सामूहिक परीक्षण लिया जाता है। सामूहिक परीक्षण के आधार पर उसकी जो परिणाम है उसको देखा जाता है और उसके पुनर्बलन की व्यवस्था की जाती है। फिर बाद में जहां पर यह देखा जाता है कि कितना उसने स्वामित्व प्राप्त किया और कितना अभी बाकी है, अब उससे संबंधित फिर बाद में अगर सामान्य समस्या है तो पुनः शिक्षण के माध्यम से उसको प्रयास किया जाता है और यदि कोई जटिल समस्या नजर आ रही है तो हम निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करते हुए उसके मूल कारण को जानेंगे और फिर उसके समाधान के लिए उपचार करा जाएगा जिससे कि उसको स्वामित्व की आधिपत्य स्थापित हो या स्वामित्व प्राप्ति हो। फिर आता है शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन। शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन यानी कि इसमें भी वही है कि इसके अंतर्गत शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के अंतर्गत जैसे इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को या पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इसके अंदर छोटी छोटी फ्रेम बनाए जाते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी फ्रेम के माध्यम से इसको फ्रेम में बांटा जाता है या फ्रेम बनाई जाती है। जब ये छोटी छोटी फ्रेम्स बना दी जाती हैं तब सभी फ्रेम्स एक साथ बालक के सामने नहीं रखी जाती है। अब जब बालक का हम उपचारात्मक व्यवस्था कर रहे हैं, उपचारात्मक उपयोग प्रक्रिया विधि को
वन की तरह से पहले एक फ्रेम बालक के सामने रखी जाएगी, उसके प्रति बालक की समस्त क्रिया अनुक्रिया या उसका निदान उसके प्रतिक्रिया के आधार पर फिर जो हम संतोषजनक परिणाम की प्राप्ति होने पर जब संतोषजनक परिणाम की प्राप्ति होती है तब इस एक फ्रेम के क्या नाम जी की उपहार के रूप में या उसके मोटिवेशन के रूप में हम दूसरी फ्रेम बालक के सामने रखते हैं। फिर इस फ्रेम के कंप्लीट होने के बाद पुनः फिर हम दोबारा उसको मोटिवेशन देते हैं या उसको अभिप्रेरित करते हुए तीसरी फ्रेम उसके सामने रखते हैं। इस तरह से हमने जितनी फ्रेम्स बनाई है 8 से 10 वो एक एक करके छोटे छोटे मतलब एक एक करके एक साथ नहीं आती। पहले एक फ्रेम उस फ्रेम को पूर्ण हो जाने के बाद में फिर दूसरी फ्रेम, फिर उसके पूर्ण हो जाने के बाद तीसरी फ्रेम, फिर उसके पूर्ण होने के बाद में चौथी फ्रेम। इस तरह से करके बालक को एक एक करके स्व अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, स्व अधिगम के लिए इसमें स्व अधिगम के लिए स्वगति से यानी कि स्व अधिगम यानी कि स्वगति से सीखने के लिए बालक को प्रेरित किया जाता है। यानी कि शाखीय अनुक्रमिक अनुदेशन में छोटे छोटे फ्रेम्स का उपयोग किया जाता है। एक एक फ्रेम के पूर्ण होने के बाद दूसरा फ्रेम बालक के सामने रखा जाता है जिसमें स्व अधिगम या स्वगति से बालक को सीखने के संपूर्ण अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर बाद में व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है, नियंत्रण शिक्षक के हाथ में होता है। यानी कि इसमें स्वगति से सीखने का अवसर बालक को दिया जाता है लेकिन प्रयोग का नियंत्रण शिक्षक के हाथ में होता है। ठीक है ना। ठीक है, छोटी फ्रेम देने के बाद बालक को स्वगति से सीखने के अवसर मिलते हैं। यहाँ पर क्या ये कहा जाए कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें ये बात और एक चीज बीच में यहाँ पे इसको इस तरह से कि ये व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण शिक्षक के हाथ में होता है लेकिन यहाँ पर एक एक छात्र को करके फ्रेम जो है वो एक एक छात्र के सामने रखी जाती है। सभी छात्रों सामूहिक रूप से ये परीक्षा नहीं होता है, सामूहिक रूप से नहीं होता है। ठीक है ना, ये सामूहिक रूप से नहीं होता है। इसमें एक एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से है ना, व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग किया जाता है जिसे एक एक छात्र को इसमें लिया जाता है, संपूर्ण छात्रों को एक साथ नहीं लिया जाता। अगली बात जो आती है कि शाखीय अनुदेशन के बाद में दूसरी अगली बात आती है वो आती है चौथी बात जो आ जाती है वो समायोजन। समायोजन को समझने के लिए यहां पर हम एक डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। विलियम्स डिस्ट्रिक्ट व विलियम्स विलियम्स की परिभाषा के आधार पर हम इसको समझते हैं कि इन्होंने समायोजन को लेकर क्या कहा है, समायोजन को किस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है। उन्हें समायोजन प्रविधियां वे प्रविधियां हैं
समायोजन वह प्रविधि है जो शिक्षार्थी को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षार्थी को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अधिगम के लिए अधिगम के लिए समुचित अवसर प्रदान करती है। समुचित अवसर प्रदान करती है। शिक्षार्थी अपनी आवश्यकताओं अपनी आवश्यकताओं योग्यताओं के अनुसार अधिगम समायोजन करता है। योग्यताओं के समायोजन करता है, ठीक है ना। यानी कि विलियम्स की इस परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो समायोजन वह प्रविधि है जिसमें शिक्षार्थी को व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अधिगम के समुचित अवसर, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर सीखने के समस्त अवसर उसे प्राप्त होते हैं, अवसर दिए जाते हैं और वह अपनी योग्यता, क्षमता, आवश्यकताओं, बुद्धि आदि के आधार पर समायोजन करने की क्षमता को प्राप्त करता है। इसे हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे। आज हमारी बात यहीं तक हम रखते हैं। इस टॉपिक अधूरा है तो हम होमवर्क कल देंगे, आज नहीं है। तो अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकलें।